हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। इसके पहले पहला चैप्टर हुआ है और कल वर्णमाला में स्वर के बारे में बता दिया गया था। यदि जिन्होंने भी पहला लेक्चर या पहला चैप्टर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें बड़े ही ट्रिकी तरीके से, सिंपल तरीके से बताया गया है, जिससे आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिए। ये कल आपको मैंने वर्णमाला के बारे में समझाया था। वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। और वर्णमाला किससे मिलकर बनती है? वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। देखिए, इसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। यदि स्वर आ जाए कितने होते हैं तो हम 11 कहेंगे। यदि उच्चारण के आधार पर कंडीशन लग जाए तो हम 10 कहेंगे और लेखन के आधार पर कंडीशन लग जाए तो फिर 13 कहेंगे। देखिए, व्यंजन के प्रकार आज देखना है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, व्यंजन को 5 प्रकार से डिफाइन किया गया है। पहला, स्पर्शी व्यंजन। देखिए, स्पर्शी व्यंजन क्या होता है? जब वर्ण को बोलते समय जो हवा निकलती है वो फेफड़ों से निकलकर मुख के 5 भागों में से किसी भाग को छूकर बाहर निकलती है। तो जिस भाग को छूकर बाहर निकलती है तो वो उसी में रखा जाता है। जैसे कि कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। इसमें कावर्ग कंठ से, चावर्ग तालु से, टावर्ग मूर्धा से, तावर्ग दांत से और पावर्ग होंठ से, ठीक है, उच्चारित होता है। क्योंकि इन जो कावर्ग होता है जब बोला जाता है तो हवा कंठ को छूकर डायरेक्ट बाहर निकल जाती है। चावर्ग बोला जाता है तो हवा तालु को छूकर डायरेक्ट बाहर निकल जाती है। टावर्ग में मूर्धा को छूकर बाहर निकलती है। देखिए, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप समझिए स्पर्शी व्यंजन होते क्या हैं। तो इसीलिए इनको स्पर्शी कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलते समय हवा 5 पार्टों में से किसी न किसी पार्ट को छूकर बाहर निकलती है, ठीक है, इसलिए ये है स्पर्शी व्यंजन। अब देखिए, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब समझिए, यानी शाब्दिक अर्थ। अंतः स्थित, यानी ऐसे व्यंजन जो ना तो स्वर में रखे जाते हैं ना जो व्यंजन में, यानी स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को ही अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? या, रा, लावा, 4 वर्ण होते हैं। अब देखिए, ऊष्म इन्हें संघर्षी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें संघर्षी भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए, संघर्षी का मतलब घर्षण। जिन व्यंजन को बोलते समय जो जीभ है तालु से रगड़ती है, यानी तालु और जीभ के बीच जिन वर्णों को बोलते समय घर्षण होता है तो वो आते हैं संघर्षी में। और घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, घर्षण से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है संघर्षी और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको ऊष्म व्यंजन के रूप में मिलेगा या फिर इसी का दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन के रूप में मिलेगा। तो देखिए कौन कौन से हैं। इसमें आते हैं सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सरौता वाला सा और हा, 4 आते हैं कुल। अब देखिए, आगत। आगत मतलब जो बाद में आए हुए हैं, हिंदी के वर्ण नहीं हैं, फिर बाद में इनको लगाया गया है। जैसे जा में नीचे बिंदी लगा दी, फा में नीचे बिंदी लगा दी, इस प्रकार ये विदेशी है। अब देखिए, संयुक्त मैंने कल बताए थे, छत्रज्ञ और स्रा। अब देखिए, हम समझेंगे स्पर्शी व्यंजन आता है कावर्ग। इसके बाद चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। ये कावर्ग। कावर्ग कहाँ से बोला जाता है? का से कावर्ग और का से कंठ। कावर्ग बोला जाता है कंठ से। इसमें आते हैं काखा, गाघा, अंगा। देखिए, अभी मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा इसका, अभी ऊपरी तौर पर समझ लीजिए। और चावर्ग देखिए, चावर्ग बोला जाता है तालु से।
चा, छा, जा, झा, इं आते हैं इसमें। टावर्ग बोला जाता है मूर्धा से। इसमें टा, ठा, डा, ढा, आना और डा के नीचे बिंदी लगा दी जाती है और ढा के नीचे बिंदी लगा दी जाती है, तो ये कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। अब देखिए तावर्ग में आता है ता, था, दा, धा, ना। अब देखिए पावर्ग में आते हैं पाफा, वाभा, मा। और तावर्ग दांतों से बोला जाता है, दांत से, और पावर्ग होठों से बोला जाता है। अब देखिए यहां हम देखेंगे कहाँ कंठ होता है, कहाँ तालु, कहाँ मूर्धा, कहाँ दांत और कहाँ होठ। देखिए ये आपका कंठ है। ठीक है। यहां होता है कंठ, यहां होती है तालु। ठीक है। यहां मूड कहलाता है। ये बुंदेलखंड में से मूड कहते हैं, खोपड़ी के ऊपर जो हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, मूड। और मूड के नीचे ही होती है मूर्धा। यहां होती है मूर्धा, मुंह से मूड और मुंह से मूर्धा। इसके बाद यहां दांत है, ठीक है, और यहां होठ है। ठीक है। तो बीच में मूर्धा होती है और दो इस तरफ होते हैं, कंठ और तालु, और मूर्धा के दो इस तरफ होते हैं, दांत और होठ। इस प्रकार आपको याद रखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ। अब देखिए का से कंठ और यहां से बोला जाता है का वर्ग। ठीक है। का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है। इसके बाद तालु, और का वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा, चा वर्ग। तो तालु से पूरा चा वर्ग बोला जाता है। ठीक। अब देखिए मूर्धा, चा वर्ग के बाद कौन सा आता है, टा वर्ग। तो मूर्धा से पूरा टा वर्ग बोला जाएगा। इसके बाद देखिए दांत, और टा वर्ग के बाद कौन सा आता है, ता वर्ग। देखिए दांत में ता लगा हुआ है बाद में, तो ता से याद रखेंगे ता वर्ग। दांत में ता है तो यहां से बोला जाता है ता वर्ग। ठीक। अब देखिए होठ, होठ से बोला जाता है पा वर्ग पूरा। यदि दोनों होठों जो ऊपर नीचे के होते हैं उसमें से एक कट जाए तो आप पा वर्ग नहीं बोल पाएंगे। फिर एक दंडी ऋषि थे, उन्होंने दशराक्षरित में लिखा हुआ है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया था, उस समय उसका निचला होंठ कट जाता है और उसके द्वारा बोला गया है कोई शब्द, तो उसमें पा वर्ग का यूज नहीं किया है। ये देखिए ये होती है विद्वता। कितने विद्वान कवि थे कि जिन्होंने पूरी जीवनी लिख दी, लेकिन जंगल में होंठ कटने के बाद राजा के द्वारा कहीं पर भी किसी भी वाक्य में पा वर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। तो यदि ऊपर नीचे वाले होंठ में से कोई भी होंठ कट जाता है तो आप पा वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते फिर। ठीक है। तो याद रखेंगे हम, का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दांत से और पा वर्ग होंठ से। अब देखेंगे हम स्पर्शी व्यंजन में अघोष और सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। देखिए ये होता है वर्ग। ठीक है। ये का वर्ग हो जाएगा, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग। इनको कहेंगे हम, जो इस प्रकार हैं ये कॉलम होंगे। ठीक है। इस प्रकार हमें याद रखेंगे, कॉलम है ये। अब देखना है आपको कि कहाँ अघोष होता है और कौन सा सघोष होता है। तो देखिए पहले दो कॉलम हैं, जो पहले ये दो कॉलम हैं ये होते हैं अघोष। क्या होते हैं, अघोष। ठीक है। अघोष का मतलब क्या होता है बताया मैंने। अघोष का मतलब होता है जिन्हें बोलते समय स्वर तंत्रियों में कम कंपन हो वो कहलाते हैं अघोष, और जिन्हें बोलने में स्वर तंत्रियों में ज़्यादा कंपन हो वो कहलाते हैं सघोष। तो ये दो कॉलम केवल आगे के होते हैं अघोष, और बाद के तीन कॉलम होते हैं सघोष। ठीक है। आपको याद रखना है, लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे भी याद रखेंगे। देखिए आ और सा में कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, पहले सघोष आएगा पहले अघोष आएगा। तो यदि हिंदी डिक्शनरी में हम देखें
तो पहले अघोष आएगा या सघोष आएगा? पहले आ आएगा तो पहले अघोष आएगा। तो पहले 2 कॉलम में अघोष है, बकाया 3 कॉलम में सघोष है। ठीक है, जैसे पूछ ले वो, बताइए छा अघोष होगा या सघोष होगा? तो पहले के 2 कॉलम में से दूसरा कॉलम है छा वाला, तो कौन सा होगा? अघोष। ठीक, अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण कैसे याद रखना है आपको। इस प्रकार याद रखना है, पहला अल्प, दूसरा महा, तीसरा अल्प, चौथा महा, पांचवा अल्प। ठीक, तो अल्प महा अल्प, इस प्रकार आपको याद रखना है 5वें कॉलम में। तो यदि कोई कह दे तीसरा वाला कॉलम, तो 5 उंगलियां होती हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी। तो तीसरी में क्या होगा? पहला अल्प, दूसरा महा और तीसरा अल्प। तो तीसरे में क्या होगा? अल्प प्राण। ठीक है, जैसे किसी ने पूछ लिया, बताइए डा अल्प प्राण है या महाप्राण है? पहले आपको देखना है किस वर्ग में आता है ये, तो टा वर्ग में आता है। फिर देखना है आपको किस कॉलम में आता है, तो किस कॉलम में आता है? तीसरे कॉलम में आता है। और तीसरे कॉलम में क्या होगा? अल्प होगा, अल्प महा अल्प। इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं और क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इससे, तो याद रखिए। और 5वां कॉलम देखिए, 5वां कॉलम नासिक में आता है। नासिक का मतलब होता है नाक द्वारा, यानी इसको बोलते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसलिए इसे कहते हैं नासिक। यदि देखिए क्वेश्चन आ जाए आपसे, बताइए झा किस में आएगा? तो पहले आपको याद करना है कि किस वर्ग में आता है, तो चा वर्ग में आता है। चा वर्ग के बाद देखना है आपको कि किस कॉलम में आता है, तो किस कॉलम में आता है? चा छा जा झा चौथे कॉलम में आता है। तो पहला अल्प, दूसरा महा, तीसरा अल्प, चौथा महा। तो झा किस में आएगा? झा आएगा महा में। चाहे ऐसे याद कर लीजिए, पहला, तीसरा और 5वां अल्प होते हैं और दूसरा और चौथा महा होता है। यदि आ जाता है ता किस में आएगा? तो आप बताइए ता किस में आएगा? ता देखिए ता वर्ग में आता है और पहला कॉलम है। पहले कॉलम में अघोष होता है। पहले 2 कॉलम किस में आते हैं? अघोष में, और बाद के 3 कॉलम आते हैं सघोष में। तो ता किस में आएगा? ता आएगा अघोष में। ठीक, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा मैंने बताई थी। जो स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं उन्हें अंतस्थ कहा जाता है, इसीलिए अंतः स्थित। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन में कौन आते हैं? क्वेश्चन आता है, बताइए इनमें से अंतस्थ व्यंजन में कौन सा नहीं है? तो 3 ऑप्शन में दे देगा और चौथा ऑप्शन में नहीं देगा। या फिर ये पूछेगा, बताइए इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो 4 में से 1 ऑप्शन में रखेगा और 3 को ऑप्शन में नहीं रखेगा। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं? यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। याद रखिए आप, यस या ईस, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, यस या ईस। तो यस में या और सा, बड़ी ई या छोटी ई और सा, सभी ये तालु के द्वारा बोले जाते हैं। अब देखिए रा का उच्चारण स्थान क्या है? रा का उच्चारण स्थान है दंत मूल। याद रखना है, मसूड़े। जब भी आप रा या ला बोलते हैं तो इसमें जीभ कहाँ टकराती है? जीभ टकराती है दंत मूल में, इसलिए वहीं से हवा छूकर बाहर निकल जाती है। इसी को बोला जाता है वत्स। ठीक है, ऑप्शन में आपको वत्स भी मिल सकता है, दंत मूल मिलेगा या फिर मसूड़ा मिलेगा। देखिए दंत मूल का मतलब क्या होता है? मूल मीस जड़, दांत मीस दांत। दांत की जड़ कहाँ होती है? मसूड़े में। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए वाह का उच्चारण स्थान क्या होता है? उसके लिए एक कहानी सुनिए। देखिए पहले ये वाह नहीं था, जब व्यंजन और स्वर बने तो पहले वाह नहीं बना था। इसके बाद क्या हुआ, एक महानुभाव आए, उन महानुभाव के ऊपर वाले दांत निकले हुए थे, तो वो जो भी बोलते थे, चाहे चा बोलें, चाहे का बोलें या घा बोलें, तो उनका हमेशा वाह ही निकलता था।
देखना आप, जिसके ऊपर वाले दांत आगे निकले हों तो वो ऊपर वाले दांत का प्रयोग करता है, और ऊपर वाला जो होंठ है वो नीचे वाले होंठ से छुलना नहीं है कभी, क्योंकि बीच में दांत हैं, तो वो कभी भी पावर ये तो बोल नहीं पाएगा, तो हर चीज को वो वाह बोलता था। तो इसलिए उसी के द्वारा एक वर्ण दिया गया वाह। इस प्रकार आपको याद रखना है, किसके द्वारा? जिसके ऊपर वाले दांत बाहर निकले थे। तो आपके क्वेश्चन में आता है, बताइए जो वाह है, वाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊपर वाले दांत और निचला होंठ। इस प्रकार आपको याद रखना है, जब भी जिस किसी के ऊपर वाले दांत बाहर होंगे तो वो इसी प्रकार बोलता है, ऊपर वाले दांत का प्रयोग करता है और निचले होंठ का प्रयोग करता है। या ऑप्शन मिलेगा आपको दंतोष्ठ। तो वाह का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन में आता है। अब देखिए आप लोग, या और वाह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। या और वाह क्या है? ये हैं अर्धस्वर, ठीक है, अर्धस्वर। क्यों कहा जाता है अर्धस्वर? शब्द से देखेंगे, अर्ध मीन्स आधा, स्वर मीन्स स्वर। ये कैसे होते हैं? आधे स्वर होते हैं, क्योंकि या और वाह स्वरों के द्वारा बनाए जाते हैं। किस प्रकार देखेंगे हम। या बनता है ई और आ से, कहकर देखिए आप, इया, इया बन रहा है ना, या का साउंड निकल रहा है बाद में, ई और आ को साथ में कहकर देखिए इया, तो या का साउंड निकल रहा है, यानी ई भी स्वर है और आ भी स्वर है। दो स्वरों की योग से बनने के कारण इसे किस में रखा गया है? अर्ध स्वर में रखा गया है। इसी प्रकार आप वाह देखेंगे, वाह देखिए, वाह ये बनता है उ और आ के संयोग से, कहकर देखिए उआ, उआ, यानी वाह का साउंड निकल रहा है बाद में। तो ऊ भी स्वर है, आ भी स्वर है, इसीलिए वाह को भी अर्ध स्वर में रखा जाता है। इसीलिए या और वाह अर्ध स्वर में आते हैं। क्वेश्चन आता है, बताइए अर्ध स्वर कौन सा है इसमें से? तो या और वाह में से एक दिया रहेगा। अब देखिए, रा और ला। रा जब बोला जाता है तो जीभ ऊपर तालू से टकराती है और लुढ़क कर नीचे आती है। लुढ़क कर नीचे आती है यानी कि ये लुढ़कू महाराज हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। इसीलिए इसे कहा जाता है रा को लुंठित व्यंजन। क्या बोला जाता है? बोला जाता है रा को लुंठित, क्योंकि ये बोलते समय जीभ लुढ़क कर नीचे आती है, इसलिए रा क्या है? लुंठित व्यंजन। या कंपित व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसको बोलते समय जीभ कांपने लगती है, कंपन होने लगता है उसमें। अब देखिए ला। ला कहलाता है पार्श्विक। पार्श्विक देखिए कैसे याद रखेंगे इसे। जब हम ला बोलते हैं तो ला में जीभ है मसूड़े में चिपक जाती है, जाकर ऊपर मसूड़े में चिपकने के कारण जो हवा होती है वो सामने से नहीं निकल पाती है। कहाँ से निकलती है? पार्श्व से। पार्श्व मतलब बगल से, जीभ के बगल से निकलती है, इसलिए ला को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। चाहे आप प्रैक्टिकली देख लीजिए करके, जब आप ला बोलेंगे, ला में जीभ ऊपर मसूड़े में चिपक जाएगी, इसलिए हवा सामने से नहीं निकलकर बगल से या पार्श्व से निकलेगी, इसलिए इसे बोला जाता है ला को पार्श्विक व्यंजन। तो या तालु से बोला जाता है, रा दंतेमूल या मसूड़ी से बोला जाता है, ला भी दंतेमूल या मसूड़ी से बोला जाता है, वा बोला जाता है ऊपर के दांत प्लस निचला होंठ, जिसे बोला जाता है दंतोष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ। देखिए या और वा अर्धस्वर हैं और रा है लुंठित व्यंजन और ला है पार्श्विक व्यंजन। तो याद रखिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ऊष्म या संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालू से रगड़ मारती है और उस कारण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन व्यंजनों को कहा जाता है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें कौन कौन से आते हैं? सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सरौता वाला सा और हा। इसी क्रम में आपको याद रखना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि यस याद रखना है।
अंतस्थ का पहला वाला वर्ण और ऊष्म का पहला वाला वर्ण, यानी कि अंतस्थ का कौन सा है या, और इसका कौन सा है सा। इसी प्रकार ऐसे लिखा जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान है तालु, ऐसे आपको याद रखना है। या फिर ईस कर लीजिए याद, छोटी बड़ी और सा, ये भी कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। अब देखिए सा, तो इससे याद रखिए ऋषि से। जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी जो खोपड़ी होती है या उनका जो मूड होता है उसमें बहुत पावर होती है, इसीलिए बहुत बुद्धिमान होते हैं। उनके चारों ओर एक प्रकाश रहता है, खोपड़ी के चारों ओर, आपने देखा है ना। तो इस प्रकार याद रखिए। और खोपड़ी के मूड के नीचे क्या होता है, मूर्धा होती है। तो याद रखिए आप लोग, ऋषि का री और सा दोनों कहाँ से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं दोनों मूर्धा से। तो सा का उच्चारण स्थान षटकोण वाला सा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, जिसे कहते हैं मूर्धन्य। अब देखिए सा का उच्चारण स्थान है दंतमूल या फिर मसूड़ा। याद रखिए आप लोग इस प्रकार, सरल या सरला। तो सरल सा, रा और ला, तीनों का उच्चारण स्थान क्या है, दंतमूल या मसूड़ा या वत्स। ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। अंतस्थ के दो, रा और ला, और ऊष्म का एक सा, तीनों का उच्चारण स्थान है मसूड़ा। अब देखिए हा स्वर यंत्र, यानी कंठ के भीतर से हवा निकलती है इसमें, इसलिए जो हा का उच्चारण स्थान है या तो कंठ आ जाता है ऑप्शन में, या कंठ के भीतर, यही ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए स्पर्शी मैंने आपको बता दिया है। अब अंतस्थ और ऊष्म, इसमें आपको बताना है अघोष और सघोष कौन होंगे। देखिए अब फिर वही क्रम चलेगा जिस प्रकार मैंने बताया था, अल्प महाअल्प महाअल्प। ठीक है, तो अब इसमें शुरुआत होगी अल्प से। तो अंतस्थ जो होता है ये अल्प होता है, और ऊष्म जो होता है ऊष्म महा होता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो जब अंतस्थ अल्प है, अल्प प्राण है, ऊष्म महाप्राण है, तो ये हो जाएगा अब सघोष अघोष में से। ये अल्प है तो ये अंतस्थ हो जाता है सघोष। ठीक है, और ऊष्म हो जाता है अघोष। ठीक, इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। पहला अल्प प्राण है तो पहला वाला सघोष हो जाएगा, ऊष्म महाप्राण है तो ये अघोष हो जाएगा। लेकिन ऊष्म जो व्यंजन में है हा भी तो आता है। हा में देखिए बहुत पावर रहती है जब बोलते हैं हम। जैसे आपने गदर मूवी देखी है, गदर मूवी में कौन है, सनी देओल। सनी देओल जब बोलता है, हे चिल्लाता है, तो उसमें कितने पावर से बोलता है वो, यानी वह महाप्राण होता है और सघोष होता है, क्योंकि बोलते समय स्वर तंत्रियों में ज्यादा कंपन होता है। और महाप्राण का मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है या बहुत ज्यादा हवा निकलती है उसको बोलते समय। तो हा क्या है, हा है महाप्राण और सघोष। ठीक है, याद रखेंगे। हा क्या है, महाप्राण और सघोष है। अब देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन, या इन्हीं को कहा जाता है द्विगुण व्यंजन, क्योंकि इसमें दो प्रकार के गुण होते हैं। उत्क्षिप्त, देखिए द्विगुण क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो भारतीय हिंदी के नहीं हैं, इन्हें बाद में फिर जोड़ा गया है। इसमें डा में नीचे बिंदी लगाकर और ढा में नीचे बिंदी लगाकर उत्क्षिप्त व्यंजन बनाए गए हैं। देखिए ये व्यंजन शब्दों के बीच या अंत में प्रयोग होते हैं। इन व्यंजनों से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता है, जैसे कि कूड़ा, सड़ना, पढ़ना, बूढ़ा आदि। अब देखिए द्वित्व व्यंजन, जैसे दो शब्द अपने आप आ रहा है इसमें, यानी कि जब दो वर्णों के मेल से सेम वर्ण वही हो, कोई शब्द बनाया गया हो, तो वो कहलाता है द्वित्व व्यंजन। देखेंगे इसमें
जैसे कि शक्कर, देखिए शक्कर में आधा का और का, चक्कर आधा का और का, वही वर्ण है ना बिल्ला, इसमें आधा ला और बड़ा ला, दिल्ली आधा ला और ला, गद्दार। इस प्रकार जब वही वर्ण दो बार यूज होता है तो उन्हें कहा जाता है शब्दों को द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बकाया कल करेंगे इससे रिलेटिव क्वेश्चन, और स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है उसके बारे में पूरा मैं स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में पूरी तरह वो छप जाएगा। इससे ज़रूर आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़िए इसे। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करते रहिए इसे, जिससे कि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आगे लेखपाल का एग्जाम है, कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें हिंदी जरूर आती है, उसके लिए समझिए रामबाण है। तो शेयर जरूर करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। डेली आपकी हिंदी बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करवाऊंगा मैं। धन्यवाद।